नमस्कार दोस्तों। तो आप सबने ये थंबनेल इस वीडियो का देख ही लिया होगा। आज हम उस स्टेट के बारे में बात कर रहे हैं जिस स्टेट को बेसिकली बीजेडी यानी कि बीजू जनता दल का किला कहा जाता था, और इस किले को आज तक कोई भी पार्टी भेद नहीं पाई थी। यानी कि कांग्रेस की बात करें, जब हम बात करते हैं बीजेपी की, तो इस किले को कोई भी पार्टी आज तक भेद नहीं पाई थी। इस बार के जो 2024 के असेंबली इलेक्शंस हुए हैं ओडिशा के अंदर में, वहाँ पर पहली बार बीजेपी इसमें सफल हुई है कि वो इस बीजेडी यानी बीजू जनता दल का जो किला है ओडिशा, उसको भेदने में सफल हो पाई है। अब ओडिशा की धरती बहुत ही पवित्र पावन धरती मानी जाती है। लोगों की बहुत ज़्यादा आस्था है ओडिशा में, क्योंकि ओडिशा में आपको पता है कि जय जगन्नाथ मंदिर है, और जगन्नाथ मंदिर अभी रिसेंटली जगन्नाथ रथ यात्रा निकली, जो आपने देखा कि ये देश विदेश से लोग इस रथ यात्रा में जुड़ने के लिए आते हैं और मरते हैं उस रथ यात्रा को सिर्फ देखने के लिए, और बहुत ज़बरदस्त भीड़ होती है वहाँ पर। लोगों के बहुत आस्था है जगन्नाथ मंदिर के साथ। तो पूरा जो पुरी का टूरिज़्म है, पुरी का जो पूरा एक मतलब वो पूरा जो जगह चल रही है वो जगन्नाथ मंदिर की कृपा पर चल रही है, ऐसा कहते हैं। पूरा ओडिशा स्टेट जो चल रहा है वो जगन्नाथ मंदिर की कृपा पर चल रहा है, तो लोगों की काफ़ी ज़्यादा आस्था है। लेकिन जब हम ओडिशा की बात करें, मतलब जो हम इस वीडियो में करने वाले हैं, ओडिशा की पॉलिटिक्स की बात करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको दो लोगों से इंट्रोड्यूस करा देना चाहता हूँ। इन दोनों लोगों को आप जानते होंगे, शायद इनको नहीं जानते होंगे, लेकिन इनको तो आप ज़रूर जानते होंगे। ये नवीन पटनायक हैं, और नवीन पटनायक वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल टाइम। शायद जो लोग नॉर्थ की पॉलिटिक्स को बहुत ध्यान से जानते हैं, साउथ की पॉलिटिक्स और बाकी राज्यों की पॉलिटिक्स इतनी अच्छे से नहीं जानते हैं, उनको थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा होगा। नाम सुना होगा उन्होंने नवीन पटनायक का, लेकिन उनको शायद ना पता हो कि इनकी पॉपुलैरिटी क्या है। नवीन पटनायक वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सीएम्स की अगर आप लिस्ट निकालोगे तो उसमें नवीन पटनायक एक आ जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश के वीरभद्र सिंह आ जाते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह का नाम आ जाता है, मुलायम सिंह यादव का नाम आ जाता है। ठीक वैसी ही पॉपुलैरिटी, उससे कहीं ज़्यादा पॉपुलैरिटी नवीन पटनायक की रही है। इन सारे जितने लोगों का मैंने नाम लिया, उन सबसे कहीं ज़्यादा पॉपुलैरिटी इनकी रही है। नवीन पटनायक की अगर आप पॉलिटिक्स देखोगे, बहुत ज़बरदस्त पॉलिटिक्स रही है, और इसीलिए ओडिशा एक बीजेडी का अभेद्य किला बन पाया। इनके फादर जो थे बीजू पटनायक जी भी उसी लेगेसी को फॉलो करते थे जो ओडिशा की थी। उन्होंने एक पूरी अपना ऑरा बनाया था ओडिशा में, एक अपनी अलग तरीके की पॉलिटिक्स को सेटअप किया था वहाँ पर, और उन्हीं की लेगेसी को आगे बढ़ाया उनके बेटे नवीन पटनायक जी ने। नवीन पटनायक जी की अगर आप पर्सनल लाइफ के बारे में बात करो तो ही स्टडीड इन देहरादून, वेलहम स्कूल में पढ़ते थे, और संजय गांधी इनके बैचमेट थे, क्लासमेट थे मतलब, और राजीव गांधी जी इनसे 3 साल सीनियर थे। सेम स्कूल में ये लोग पढ़ा करते थे और एक दूसरे को काफ़ी अच्छे से जानते थे। तो उस प्रोमिनेंट फैमिली से आते थे ये। उस प्रोमिनेंट फैमिली के बाद भी इन्होंने हमेशा इंडिया में रहे, कभी इंडिया से बाहर नहीं गए। मतलब ऐसे टूर पे वो गए, लेकिन प्रोमिनेंटली कभी इंडिया से बाहर रह करके पढ़ाई वगैरह ये सब नहीं करी। किरोरी मल दिल्ली यूनिवर्सिटी से इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी, और हमेशा कभी ये पॉलिटिक्स से दूर, कोसों दूर रहा करते थे। जब बीजू जनता दल बनाई इन्होंने पहली बार 1997 में, तब फॉर्मली ये पॉलिटिक्स में अच्छे से इन्होंने कदम रखा। वरना इनके फादर जब तक थे, इनके फादर ने अपनी पॉलिटिक्स की और इनको पॉलिटिक्स से बहुत दूर रखा, या ये खुद भी दूर रहे, वो सारी चीज़ें थी। तो आज हम ओडिशा के बारे में बात करेंगे और बीजेपी के बारे में यहाँ पर बात करेंगे कि उसने कैसे इस अभेद्य किले को भेदा। क्योंकि जब आप बीजू पटनायक जी को देखते हो, जब आप नवीन पटनायक जी को देखते हो, उनकी पॉलिटिक्स को देखते हो, तो वो एक पूरी लेगेसी चली आ रही है गुड गवर्नेंस की। और ओडिशा जो कि बीमारू स्टेट्स में, बीमारू प्लस में कभी आया करता था, उस ओडिशा को बेटर कैसे बनाना है। क्योंकि जब आप देखिए 1997 का दौर, जब उसके पहले का दौर देखिए, तो बड़ा बुरा हाल था ओडिशा का। जो आज आप बिहार का हाल देखते हो, कुछ वैसा हाल हुआ करता था। लेकिन जिस तरीके से वहाँ पर डेवलपमेंट करी नवीन पटनायक ने, उसका एक बहुत बड़ा श्रेय जाता है कि ये कभी हमेशा से ये सीएम रहे। और लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की अगर आप लिस्ट देखोगे, लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम की लिस्ट में भी ये दौड़ में थे। अगर इस बार ये चुनाव जीत जाते 2024 का, तो ये जो पवन चामलिंग हैं, जो कि सिक्किम के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं आज तक के, और पूरे देश के सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम रहे हैं, 24 साल 165 दिन रहे हैं। और नवीन पटनायक जी 24 साल 98 डेज थे। अगर ये वाला चुनाव जीत जाते तो ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन जाते पूरे भारत के, और ये इतिहास रच देते। लेकिन उससे ये बनते बनते रह गए, और उसका जो सबसे बड़ा श्रेय दिया जाता है वो 2 लोगों को दिया जाता है। एक श्रेय दिया जाता है आरएसएस को, एज एन ऑर्गेनाइजेशन, मोहन भागवत जी को, क्योंकि आरएसएस ने वहाँ पर इस किले को भेदने के लिए पिछले 10 साल से बहुत प्रयास किए। कम से कम इस बार के चुनाव में जो कहा गया कि 1.25 लाख के करीब, 1.25 लाख मतलब 1.25 लाख आप समझ लो कितना नंबर हुआ, 1.25 लाख के करीब वहाँ पर जनसभाएं की गई आरएसएस द्वारा। क्योंकि इस बार उनको पूरी
पूरा उनको बिलीव था कि इस बार इस किले को भेदना बहुत आसान होगा, क्योंकि 1% बीजेडी पार्टी में ही 1% ऐसा था जो कि शायद बीजेपी को लगता था ये कमज़ोर कड़ी है, और क्योंकि अब सारी सत्ता इसके हाथ में चली गई है तो इसको हराना बहुत आसान होगा, या इसकी जो अंडरस्टैंडिंग है उड़ीसा की पॉलिटिक्स को लेकर के वो बहुत कम है, तो इसको हराना बहुत आसान होगा। वो पर्सन थे नवीन पटनायक के बहुत क्लोज एड, उनके पर्सनल सेक्रेटरी रहे वीके पांड्यान की। तो इस वीडियो में हम वीके पांड्यान के बारे में बात करेंगे कि कैसे वीके पांड्यान ने ओडिशा का जो बीजेडी का जो पूरा स्ट्रक्चर था उसको गिरा दिया, किस तरीके से बीजेडी को इतना अनपॉपुलर कर दिया कि नवीन पटनायक जी जो कि पूरे देश में इतने फेमस थे, वो नवीन पटनायक जो वेस्टर्न ओडिशा की एक सीट से चुनाव लड़ते हैं और वहाँ से चुनाव हार जाते हैं। वो तो दूसरी सीट थी ईस्टर्न की जहाँ से वो चुनाव जीत पाए थे। तो सोचिए आप कि ऐसा क्या कर दिया होगा वीके पांड्यान ने। तो उस सारी चीज़ों को देखेंगे, उड़ीसा की पॉलिटिक्स को देखेंगे और डिटेल में इस पूरे वीडियो में हम ये सारी चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे। अब देखो उड़ीसा में प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम पर जाने से पहले आप नवीन पटनायक जी की पॉलिटिक्स समझिए और उनकी पॉपुलैरिटी क्यों है उसको समझिए, और उससे पहले हम वोट शेयर देखते हैं कि इस बार के चुनाव में वोट कितना शेयर डाउन हुआ है। अब देखिए अगर बीजेडी का वोट शेयर देखोगे तो बीजेडी का 2019 में जो वोट शेयर था वो 40, अब यहाँ पर थोड़ा सा ये ऊपर नीचे हो गया है तो इसको आप थोड़ा सा ऐसे समझ लीजिएगा कि ये बीजेपी का है और ये बीजेडी का है। तो ये बीजेडी का जो वोट शेयर था वो 44% वोट्स इनको ओडिशा में मिलते थे। ये 44, 45, 47 इसके करीब रहता था, और पिछले 3 चुनाव में देखोगे तो हमेशा से बीजू जनता दल को 100 सीटों से ऊपर ही मिलता था उड़ीसा में। इस बार पहली बार ऐसा हुआ 2024 में कि 100 सीटों से उनको कम मिला, बहुत कम मिला है। तो 2019 में 44% वोट इनको मिले थे और बीजेपी को 32% वोट मिले थे। हालांकि बीजेपी कह रहा था कि जबरदस्त परफॉर्मेंस है हमारा असेंबली इलेक्शन में 32% वोट पा करके। क्यों ऐसा बीजेपी कह रहा था? क्योंकि बीजेपी की हालत तो बहुत खराब थी उड़ीसा में। पहले तो कांग्रेस ने प्रयास की बहुत साल तक, फिर कांग्रेस जब डाउनफॉल हुआ कांग्रेस का जो हर स्टेट में हुआ तो उड़ीसा में भी वही हाल हुआ, और तब जो है बीजेपी का वहाँ पर एज एन इंडिपेंडेंट पार्टी राइज हुआ। पहले तो बीजेडी के साथ मिल करके राइज हुआ, फिर इंडिपेंडेंट पार्टी की तरह वहाँ पर राइज हुआ। जय नारायण मिश्र जैसे बड़े नेता जो थे वो बीजेपी को काफ़ी उन्होंने सपोर्ट किया। हालांकि कहते हैं कि वहाँ पर ये नेता तो सिर्फ एक फ्रंट लीडर्स हैं, लेकिन पीछे से वो आरएसएस ही पूरा काम करता है जो उड़ीसा में है। उड़ीसा का आरएसएस का कैडर बहुत स्ट्रांग मान, जैसे मध्य प्रदेश का आरएसएस का कैडर है, आप समझ लो उसी लेवल का ओडिशा का भी आरएसएस का कैडर है, और वो आरएसएस का कैडर बहुत तगड़ा काम किया उस बार इसने इस बार भी। तो 32% वोट यहाँ पर बीजेपी को 2019 में मिले थे। और अगर सीटों की बात करें तो बीजेडी यानी बीजू जनता दल को 112 सीट मिली थी 2019 में, और बीजेपी को सिर्फ और सिर्फ 23 सीटें मिली थी। तो मतलब क्लोज मार्जिन से यहाँ पर बहुत सारी सीटें जो है वो हमेशा से वेस्टर्न उड़ीसा की खास तौर से, जब ईस्टर्न और वेस्टर्न का क्या डिवाइड है उसको भी हम आगे समझेंगे, तो वेस्टर्न उड़ीसा की खास तौर से जो सीटें थी जितनी बीजू जनता दल ले जा रहा था वो बहुत क्लोज मार्जिन से ले जा रहा था। और बीजेपी ने खास तौर से आरएसएस ने ये चीज़ को बहुत अच्छे से पढ़ लिया था पिछले 2 चुनाव में, और इस चुनाव में उसी चीज़ को उन्होंने बुना लिया। इस बार के अगर आप वोटिंग परसेंटेज देखो तो बहुत ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है बीजू जनता दल के वोटिंग परसेंटेज में। बीजू जनता दल का इस बार का वोटिंग परसेंटेज है 40.22, और वहीं बीजेपी का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 40.07, यानी कि बीजू जनता दल के वोटिंग परसेंटेज से कम है बीजेपी का वोटिंग परसेंटेज। लेकिन जब सीट की आप बात करते हो तो यहाँ पर बीजेडी के पास सिर्फ 51 सीटें हैं, वहीं बीजेपी ने इस बार 78 सीटें निकाल ली हैं, और कांग्रेस ने पिछली बार से ज़्यादा इस बार 14 सीटें निकाल ली। और यहीं से पूरा, और इसमें आपको एक बात और बता दूं, सीपीआई-एम का एकमात्र कैंडिडेट जीता है, और वो कैंडिडेट ओडिशा की सीट में, ओडिशा की एक सीट से जीता है, तो वो भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर 78 सीटें बीजेपी यहाँ पर जीतने में कामयाब हुई और सरकार बनाने जा रही, बीजेपी ने सरकार बनाई और वहाँ पर मांझी जो हैं वो सीएम बन चुके हैं अब। तो अब ये आपको समझना पड़ेगा पहले, इससे पहले कि प्रॉब्लम क्या हुई और ये किला जो ओडिशा का था ये इसको भेदा कैसे गया, उससे पहले आप समझिए कि नवीन पटनायक जी की इतनी पॉपुलैरिटी क्यों है, ऐसा क्या किया है उन्होंने ओडिशा में डेवलपमेंटल लेवल पर, हर लेवल पर। तो देखो नवीन पटनायक को आप देखो, ही इज़ अ वेरी माइल्ड लीडर। नवीन पटनायक जो ओडिशा के लोग उड़िया अपनी लैंग्वेज को लेकर के बहुत प्राउड फील करते हैं। नवीन पटनायक इज दैट सीएम जिनको प्रॉपर उड़िया भी नहीं आती, ये सच्चाई है। जब आप उनके भाषण सुनते हो तो दिख जाएगा आपको कि उनको उड़िया उतनी अच्छे से नहीं आती, लेकिन फिर भी उनकी पॉपुलैरिटी ज़बरदस्त है। उसके कारण है कि वो बहुत माइल्ड पॉलिटिशियन, और जो सबसे पहला कारण यहाँ पर मैंने लिखा है कि आज तक उन्होंने किसी भी अपोजिशन लीडर को, मतलब बहुत नीचे लेवल की जो राजनीति होती है ना कि हम कुछ भी बोल देते हैं, जो आप यूपी में देखते हो, जो आप बिहार में देखते हो, जो आप हरियाणा में देखते हो, हम कुछ भी बोल देते हैं, मतलब मर्यादा शब्दों की बिल्कुल भी नहीं है, और बिल्कुल नीचे स्तर पर जा करके आरोप लगाना, प्रत्यारोप लगाना, बेकार की बातें करना पार्लियामेंट में, जैसे आपने अभी देखा। नवीन पटनायक को उस
लोकतंत्र की गरिमा को बचाने के लिए लोग बहुत प्रेस करते हैं, आज भी प्रेस करते हैं। इवन अभी आपने एक सीन देखा होगा कि जब नवीन पटनायक, वो स्वेरिंग इन सेरेमनी चल रही थी सीएम की, जब नवीन पटनायक एंटर हुए तो मोदी, नरेंद्र मोदी और अमित शाह दोनों खड़े होकर के उनको रिसीव करने चले गए। तो दैट इज़ द ऑरा ऑफ नवीन पटनायक। अब आप उससे समझ सकते हो कि किस लेवल के नेता वो हुआ करते थे। तो उनको हमेशा इस चीज़ के लिए प्रेस किया कि उन्होंने अपने अपोजिशंस पर कभी ऐसे अटैक नहीं किया, उन्होंने सिर्फ अपनी राजनीति की और अपनी डेवलपमेंटल चीज़ें बताई। और कहा जाता है कि ही डज नॉट बिलीव इन शोइंग पीपल कि मैंने क्या किया। वो कर देते हैं और लोग उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं, बिकॉज वो उस लेवल पर जाकर के कर देते हैं। उनकी स्कीम्स के लिए उनको जाना जाता है। उनकी स्कीम्स में अगर आप देखोगे तो बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, जिसको सीधा 4 करोड़ लोगों को बेनिफिट मिला। और जब आप वहाँ की ना, आप किसी न्यूज़ चैनल्स को पकड़ना, आप वहाँ के ना इंटरव्यूज़ देखना लोगों के, तो आपको समझ में आ जाएगा कि लोगों तक ये स्कीम बिल्कुल एकदम डायरेक्ट लोगों तक पहुंच चुकी है ये स्कीम। तो आप समझ लो कितना इफेक्टिव मैनेजमेंट रहा है नवीन पटनायक का। और नवीन पटनायक और उनके फादर बीजू पटनायक, इन दोनों लोगों को जाना जाता है किस चीज़ के लिए, कि जो ब्यूरोक्रेसी है उस पर वो बहुत तगड़ा कंट्रोल रखते हैं और उस ब्यूरोक्रेसी को अपने फ़ायदे में, मतलब अपने लोगों के फ़ायदे के लिए, अपने स्टेट के डेवलपमेंट के लिए बहुत तगड़ा यूज़ करते हैं। मतलब सेंट्रल से ज़्यादा कंट्रोल स्टेट में पहले बार आप ऐसा सुन रहे हो कि सेंट्रल जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके ऊपर स्टेट का ज़्यादा कंट्रोल है, और वो नवीन पटनायक इज़ वन ऑफ दैट पर्सन। और इसीलिए आप नाम सुनते हो वीके पांडियान का, अभी मैं आगे बताऊंगा उनके बारे में। दूसरी जो स्कीम रही है वो मिशन शक्ति स्कीम रही, इससे 70 लाख वुमेन को डायरेक्टली यहाँ पर लाभ मिला। उसके बाद कालिया योजना रहा, जिससे 64 लाख फार्मर्स को सीधा लाभ मिला। और उसके बाद मधु बाबू पेंशन योजना रही, जो एल्डरली पीपल्स के लिए थी। इससे भी कम से कम आप लगा लीजिए कि 15-20 लाख के करीब डायरेक्ट लोगों को ये सीधा लाभ हुआ। और इसकी वजह से जो ये वोट बैंक है नवीन पटनायक जी का, अब इसमें आप इंटू 4 कर लीजिए, इस पूरे वोट बैंक में इंटू 4 कर लीजिए, तो ये लॉयल वोट बैंक है जो हर बार नवीन पटनायक जी को लगातार वोट देते रहा। वो नवीन पटनायक जी को इसलिए वोट देते रहा कि उनको पता है कि ही इज़ दैट पर्सन जो कि भले उड़िया ना बोले, जिसको जो भले ग्राउंड पर उतर करके और वो कैमरे के सामने और उसके सामने फड मारे, वो नेता नहीं है। वो काम करते हैं और उसी काम को बनाए रखते हैं और उड़ीसा की गरिमा को बनाए रखते हैं। ये बहुत है लोगों के लिए, और इसीलिए लोग हमेशा नवीन पटनायक जी को वोट देते रहते थे। तो नवीन पटनायक हमेशा जो चुनाव लड़ा उन्होंने, वो उड़िया अस्मिता पर चुनाव लड़ा, यानी कि प्राइड ऑफ द उड़िया पीपल, उसको सेंटर में रख करके उड़िया अस्मिता पर चुनाव लगा। और बीजेपी जो है वो हमेशा चुनाव किस पर लड़ते आई, बीजेपी हिंदुत्व आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ते आई। और यहीं पर बीजेपी हर बार मात खा रही थी। क्यों मात खा रही थी? क्योंकि ओडिशा इज़ दैट स्टेट जहाँ पर ना कास्ट की राजनीति है बहुत ज़बरदस्त, ना रिलीजन की राजनीति है बहुत ज़बरदस्त। और इसी वजह से बीजेपी, अब देखिए बीजेपी को जो सबसे ज़्यादा फायदा उन स्टेट में होता आया है, या बीजेपी की सरकार जो बनी है उन स्टेट्स की वजह से खास तौर से बनी है जहाँ पर ज़बरदस्त कास्ट की पॉलिटिक्स है, जहाँ पे ज़बरदस्त रिलीजन की पॉलिटिक्स है। चाहे आप मध्य प्रदेश की बात करेंगे, चाहे आप गुजरात की बात करेंगे, चाहे आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, जो मैं पहली बार की सरकार बता रहा हूँ 2014 वाली, उसके बाद 19 वाली भी आप देख लो। तो जहाँ पर कास्ट और रिलीजन की ज़बरदस्त राजनीति होती है, बीजेपी वहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म करती है। लेकिन ओडिशा में आकर के ये प्लान फेल हो जा रहा था, क्योंकि ओडिशा की पॉलिटिक्स ना कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स है, ना आप टिपिकली उसको कह सकते हो कि हर जगह पे कास्ट की ज़बरदस्त राजनीति है तो उसका समीकरण बैठा के वैसे वैसे कैंडिडेट उतारो आप जीत लो, वैसा हो नहीं सकता था। लोग डेवलपमेंट के बेसिस पर वहाँ पर वोट देते थे, विमेंस अपने फ़ायदे में जो जो चीज़ें हुई हैं उसके बेसिस पर वोट देती थी। तो वहाँ पर ना फैमिली पॉलिटिक्स, ना कास्ट पॉलिटिक्स। और रिलीजन में अगर आप देखोगे ना, ओडिशा का 20 साल 25 साल आप इतिहास उठा करके देख लेना, ओडिशा एकमात्र कुछ चुनिंदा स्टेट्स में से एक होगा जिसमें बहुत कम रिलीजन बेस्ड दंगे हुए, बहुत कम। अभी आपने रिसेंट एक दंगा सुना होगा, उसके अलावा 20-25 साल से अगर आपके कोई दोस्त यार होंगे उड़ीसा के, आप उनसे पूछिएगा, आप इतिहास उतार करके निकाल करके फैक्ट बेस्ड इतिहास देखिएगा कि वहाँ पर दंगे रिलीजन बेस्ड बहुत कम होते हैं। तो कास्ट का भी झगड़ा नहीं है, रिलीजन का भी झगड़ा नहीं है, अपर कास्ट भी उतना डोमिनेंट नहीं है, लोअर कास्ट भी उतना डोमिनेंट नहीं है, दोनों बराबरी में चल रहे हैं वहाँ पे। तो प्रॉब्लम है ही नहीं वैसी, कुछ ऐसा सच कोई इशू है नहीं वैसा। तो इसीलिए बीजेपी यहाँ पर फेल हो जा रही थी। बीजेपी को एक बात समझ में नहीं आ पा रही थी यहाँ पर कि एक चीज़ जिसको सबसे बड़ा कारण माना जाता है कि बीजू जनता दल इस वजह से हार गई, वो ईस्टर्न ओडिशा और वेस्टर्न ओडिशा का डिवाइड था। उसके बाद हम वीके पांडियान को भी समझेंगे। तो दो कारण हैं ओवरऑल, एक ईस्टर्न ओडिशा और वेस्टर्न ओडिशा का डिवाइड जो कि बीजू जनता दल को हरा दिया, और दूसरा वीके पांडियान का निगेटिव इमेज, वीके पांडियान का ओवर इन्वॉल्वमेंट इनटू पॉलिटिक्स, वो उनको इमेज, वो इनको ये चुनाव हरवा दिया। तो ईस्टर्न ओडिशा और वेस्टर्न ओडिशा का अगर आप डिवाइड देखोगे तो ये 2020 का मैं मैप लेकर के आया हूँ। यहाँ पर ये जो शेडेड पोर्शन दिख रहा है आपको, जहाँ पर आपको सुंदरगढ़, झारसोड़ा, संबलपुर, देवगढ़, ये सारी जगहें दिख रही हैं, कालाहांडी,
ये सारी जगहों का जो मैंने आपको नाम लिया, शायद आप इन जगहों को जानते भी नहीं होगे या कभी आपने सुना भी नहीं होगा अगर आप उड़ीसा के बाहर के हो। अगर आप उड़ीसा के भी हो और बहुत इन्फॉर्म नहीं हो तो शायद आपने नहीं सुना होगा इन जगहों का नाम। ये वेस्टर्न उड़ीसा है और कहते हैं कि ये वेस्टर्न उड़ीसा जो है ना साहब, ये ईस्टर्न उड़ीसा जो ये ग्रीन में शेडेड है इससे बहुत अंडर डेवलप्ड है। यहाँ पर डेवलपमेंट कभी सही मायने में पहुँच नहीं पाया और यहीं पर बीजू जनता दल या नवीन पटनायक उस डेवलपमेंटल लेवल पे, इंडस्ट्रियल लेवल का जो डेवलपमेंट जो एक्चुअल में चाहिए होता है हर स्टेट को, उसमें कहीं ना कहीं वो यहाँ पर चूक गए इस डिवाइड की वजह से। अब ईस्टर्न उड़ीसा में आप देखोगे, एक तो ईस्टर्न उड़ीसा छोटा है सीट्स के मामले में, दूसरी चीज़ क्या है ईस्टर्न उड़ीसा में कि वहाँ पर अगर मैं आपको जगहों का नाम बताऊँ, पूरी फेमस है जगन्नाथ मंदिर की वजह से, आपने नाम सुना होगा। एक तो कोस्टल रीजन की वजह से डेवलपमेंट अलग, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अलग, और सारे बड़े बड़े शहर उधर। अब यहाँ पर आपने कटक का नाम सुना होगा ज़रूर से, भद्रक का नाम आपने शायद सुना होगा, जो लोग ज़्यादा जानते होंगे भद्रक को ज़रूर से जानते होंगे, बालेश्वर का नाम सुना होगा आपने। ये सारी जगह इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वेल टू डू प्लेसेस हैं। तो ईस्टर्न उड़ीसा इसीलिए बहुत ज़्यादा डेवलप्ड रहा और वेस्टर्न जो है वो अछूता रह गया डेवलपमेंट से, और इस वजह से यहाँ पर जो डिवाइड है लोगों के बीच में वो आए। बीच में एक बात भी चली कि वेस्टर्न उड़ीसा और ईस्टर्न उड़ीसा को अलग अलग स्टेट बना देना चाहिए, हालांकि इतना छोटी जगह को स्टेट नहीं बनाया गया और नवीन पटनायक की पॉपुलैरिटी इतनी थी कि आवाज़ें दब गईं। अब ऐसा हुआ क्योंकि वेस्टर्न उड़ीसा और ईस्टर्न उड़ीसा में इतना डिवाइड हो गया और डेवलपमेंट जो है वो वेस्टर्न उड़ीसा तक नहीं पहुँच पाया। उसका बहुत बड़ा कारण ये था जो बाकी स्टेट्स में होता है कि जितने भी अगर आप चीफ मिनिस्टर्स देखोगे तो 1952 से लेकर के ये डेटा जो हमारे पास है वो 2020 तक का है, तो टोटल हो रहे हैं 68 ईयर्स। अब 68 ईयर्स में से अकेले 58 ईयर्स जो सीएम रहा है ओडिशा में पर्सन, वो हमेशा ईस्टर्न ओडिशा से आने वाले पर्सन थे। मतलब 17 बार अगर आप लगाओ अंदाजा तो 17 बार जो ओडिशा का सीएम रहे हैं वो हमेशा ईस्टर्न से कोई पर्सन रहे हैं। नवीन पटनायक की भी आप पूरी राजनीति देखिए तो वो सेंट्रल और ईस्टर्न ओडिशा की है। बीजू पटनायक जी की भी राजनीति देखिए तो ईस्टर्न और सेंट्रल की सीट्स हैं उनकी। बाकी के पुराने भी आप बड़े बड़े जितने सीएम उठाइए सबकी राजनीति जो है मोस्टली सेंट्रल बेस्ड या ईस्टर्न बेस्ड राजनीति रही है। लेकिन वेस्टर्न एक बहुत बड़ा एरिया है, उसको तो कवर करना ही पड़ेगा और वो डेवलपमेंट से अछूता इसलिए रहा क्योंकि वेस्टर्न से आज तक की हिस्ट्री में पिछले 20 साल में तो कोई नहीं आया, पहले आए होंगे तो वेस्टर्न की राजनीति में सिर्फ 3 टाइम्स सीएम बने। मतलब आप समझ लीजिए कि सिर्फ इन लोगों ने 4.6 ईयर्स का बेसिक अगर एवरेज निकाले तो इन्होंने रूल किया है। तो ये वेस्टर्न और ईस्टर्न के बीच में इतना बड़ा जो डिवाइड है, या पूरे ओडिशा और सिर्फ आप अकेले ईस्टर्न की राजनीति देख लीजिए तो बहुत बड़ा डिवाइड है। तो ये लोगों के बीच में एक चीज़ भर गई थी, तो ये एक बहुत बड़ा कारण था। अब आते हैं दूसरे कारण पर, मतलब कि वीके पांड्यान पर, जिस पर्सन को स्टार्टिंग वाले स्लाइड में नवीन पटनायक के एकदम क्लोज बैठे हुए देख लिया। वो पर्सन कौन है? वो आईएएस ऑफिसर हैं, ब्यूरोक्रेट थे और ओडिशा काडर के ब्यूरोक्रेट हैं और ओडिशा काडर में रहे। वो बॉर्न एंड ब्रॉट अप तो वैसे वहाँ के हैं, यानी कि तमिलनाडु के हैं, वहीं पर उन्होंने पढ़ाई करी। लेकिन उनकी जो वाइफ हैं, हस्बैंड वाइफ दोनों ओडिशा काडर में आईएएस थे और हस्बैंड जो उनकी वाइफ हैं वो उड़िया थी और आईएएस एकेडमी वो उनसे मिले तो उसके बाद उनसे शादी वादी हुई। तो वो उड़िया थी और ओडिशा को वो दूसरा घर अपना मानने लग गए। तो जब वहाँ पर इनका जब टॉप लेवल में जब ये आए वीके पांड्यान, तो वो कहते हैं कि साल 2011 था जब ये नवीन पटनायक के बहुत क्लोज एड बने, उनको सेक्रेटरी बन गए, उनके पर्सनल सेक्रेटरी। तो नवीन पटनायक के साथ पर्सनल सेक्रेटरी बने और कुछ ही साल में वीके पांड्यान जो है वो पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा इंटरवीन करने लग गया ड्यू टू नवीन पटनायक। अब नवीन पटनायक का विथ टाइम क्या हुआ कि उनकी हेल्थ खराब होने लग गई, जैसा आपने भी पिछले चुनाव में देखा होगा कि हेल्थ काफ़ी खराब रहती है उनकी। उसकी वजह से क्या हुआ कि उन्होंने बहुत ज़्यादा वो ट्रस्ट करने लगे वीके पांड्यान पर और वो काफ़ी एफिशिएंट, अच्छा थे भी एफिशिएंट, वीके पांड्यान ने अच्छे काम भी किए हैं, पूरी तरीके से आप उनको खारिज नहीं कर सकते। बीइंग अ ब्यूरोक्रेट उन्होंने बहुत ज़बरदस्त, तो मैंने आपको बताया था ना कि नवीन पटनायक और बीजू पटनायक ये लोग अपने जो ब्यूरोक्रेट्स थे उनको बहुत होल्ड में रखते थे। तो वैसे वीके पांड्यान को होल्ड में रखा हुआ था और बहुत सारा काम वीके पांड्यान करते थे नवीन पटनायक का, तो वो उनके बहुत क्लोज एड बन गए। और वो जब क्लोज एड बने तो उसके बाद क्या हुआ कि वो पॉलिटिक्स में इंटरवीन करने लग गए। थे तो वो ब्यूरोक्रेट, अब एक ब्यूरोक्रेट को तो बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स में इंटरवीन करेंगे तो नेताओं, एक तो नेता गुस्सा होंगे, दूसरा नेता जो है वो मोबिलाइज करेंगे लोगों को कि भाई ये देखो ये अधिकारी है, ये हमारे बीच में बोल रहा है, आपके इशूज़ में बोल रहा है, जबकि आपने हमको चुन के भेजा है। तो ये सारी चीज़ें होने लग गई बीजू जनता दल के अंदर में, और ये 2014 से ही होने लग गई थी और अभी जा करके ये बहुत मुखर तरीके से सामने आने लगी। पहले सामने नहीं आती थी, पहले नेता अंदर खाने बातचीत करते थे, लेकिन नवीन पटनायक क्योंकि इतने स्ट्रांग थे तो कोई सामने आकर के बोल नहीं पाता था खुल के। तो
ये वीके पांड्यान की जब इंटरवेंशन होने लगी पॉलिटिक्स के अंदर में, तो जा करके पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गिरने लग गई बीजू जनता दल की, और लोगों के बीच में भी गिरने लग गई। अब वीके पांड्यान जो है वो एक आउटसाइडर थे, तमिल थे, तो इस चीज़ को बीजेपी ने बुनाना शुरू किया। बीजेपी ने एक पूरा कैंपेन निकाला था जहाँ पे एक खाना होता है उड़ीसा का, पोखाल भात, और वो पोखाल भात एक तरीके की फर्मेंटेड राइस होता है, बहुत पानी होता है उसमें, उसको खाते हैं, वो थोड़ा सा सॉल्टी टेस्ट उसका होता है। तो वहाँ की बहुत प्रचलित डिश है पोखाल भात। अब उसमें एक पूरे बीजेपी का कैंपेन निकाला कि देखो पोखाल भात को वो बनाना लीफ पर गिरा करके खा रहे हैं वीके पांड्यान। तो एक तरीके से मजाक उड़ाया उनका कि उनको ओडिया अस्मिता पता ही नहीं है। तो इस बार बीजेपी ने हिंदू आइडियोलॉजी से हट करके ओडिया अस्मिता पर चोट करनी शुरू करी। और दूसरी चीज़ जो बीजेपी ने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया वो जगन्नाथ मंदिर का मुद्दा उठाया। अब हुआ क्या कि जगन्नाथ मंदिर में वीके पांड्यान का मैनेजमेंट जो था वो बहुत ख़राब था, और वहाँ के जो मंदिर की समिति थी, वहाँ के जो पंडा थे, जो पुजारी थे, वो वीके पांड्यान को पसंद नहीं करते थे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंटरवीन करते थे। सबसे पहला इशू तो आया कि जो रत्न भंडार था मंदिर के अंदर में, मतलब देखो जगन्नाथ मंदिर के अंदर में जो रत्न भंडार है उसकी बहुत मान्यता है। कहते हैं कि वो जितने भी उड़ीसा के राजा हुए वो सारे जो अपनी ज्वेलरीज थी, जब भी वो कोई वॉर जीतते थे तो वो उस पर चढ़ाया करते थे, और वो सारी ज्वेलरीज आज भी रत्न भंडार के अंदर में बंद हैं, और उसकी चाबी है। तो एक खबर ये आई कि रत्न भंडार की चाबी जो है वो वीके पांड्यान ने हथिया ली है, और ओडिशा की सरकार द्वारा भी एक बहुत बेबुनियाद जो जवाब है वो दे दिया गया कि रत्न भंडार की चाबी गायब हो गई है। और फिर डुप्लीकेट चाबी का एक पूरा सीन आया, और ये सारी चीज़ें आई। उसमें नरेंद्र मोदी ने अपने कैंपेन में, आपने सुना होगा, उन्होंने कहा कि रत्न भंडार का रत्न कहाँ जा रहा है, वो ओडिशा के लोगों के लिए नहीं यूज़ हो रहा है, या वो ओडिशा के लोगों को नहीं मिलेगा, वो रत्न जा रहा है तमिलनाडु। तो उनका कहने का मतलब था कि वीके पांड्यान ने वो रत्न भंडार को हड़प लिया है, और लोगों ने इस चीज़ को बाय भी किया, क्योंकि लोग ऑलरेडी हेट करते थे वीके पांड्यान से ड्यू टू द ओवर इंटरवेंशन इन टू दी पॉलिटिक्स, इस वजह से। अब हुआ क्या कि वीके पांड्यान का ये रत्न भंडार इशू बहुत ज़्यादा मुद्दे में आ गया। दूसरी चीज़ ये आई कि जब लोगों ने सवाल पूछा बीजू जनता दल से कि भाई बीजू पटनायक जी के सुपुत्र नवीन पटनायक, उनकी लेगेसी, नवीन पटनायक की कोई भी सुपुत्र नहीं है, तो लेगेसी लेकर के आगे कौन जाएगा बीजू जनता दल की? ऐसा कोई नेता या तो नॉमिनेट किया जाए, क्योंकि उनकी तो तबीयत ठीक नहीं है, तो कौन होगा नवीन पटनायक का सक्सेसर? जब ये सवाल पूछा तो कई सारे नेताओं का नाम आया उसमें, जिसमें से एक बहुत प्रोमिनेंट नेता थे नबो दास, जो कि वेस्टर्न से आते थे, और लोगों को बड़ी उम्मीद थी वेस्टर्न के लोगों को कि ये नेता जो है, अगर बीजू जनता दल की कमान इनके हाथ में गई तो वेस्टर्न का विकास होना तय है। तो लोग नबो दास को एक लीडर मान के रख चुके थे कि ये सक्सेसर बन सकता है, प्रोमिनेंट सक्सेसर बन सकता है नवीन पटनायक का। ही वॉज द हेल्थ मिनिस्टर, हालांकि काफ़ी केसेस थे उनके ऊपर, लेकिन ही वॉज द हेल्थ मिनिस्टर नबो दास। अचानक से नबो दास का अभी इसी मतलब पिछले साल अचानक से मर्डर हो जाता है, और उस मर्डर के बाद एक पूरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चलती है कि वीके पांड्यान, जो कि खुद नवीन पटनायक के सक्सेसर बनना चाहते थे, उनका इसमें हाथ था कहीं ना कहीं नबो दास के मर्डर में। ये बहुत एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी, इसके पीछे कोई फैक्ट्स नहीं है, इसके ये सारे बेबुनियाद बयान हैं, मैं तो कहता हूँ, क्योंकि इसके पीछे जब मैं सर्च करा था कोई फैक्ट नहीं मिला, लेकिन लोगों की बातें हैं और ये अफवाहें उड़ाई जाती हैं और लोग अफवाह बाई भी कर लेते हैं। तो ये एक अफवाह बाई कर ली कि नबो दास को रास्ते से हटा दिया गया, वीके पांड्यान खुद सक्सेसर बनना चाहते थे और बन भी गए। और फाइनली जब 2019 में बीजेपी और बीजेडी हमेशा साथ मिलकर के चुनाव लड़ते थे, रास्ते अलग कर लिए इन लोगों ने। तो बीजेपी ने ये कहा कि भाई अब हम वीके पांड्यान, क्योंकि थे तो ब्यूरोक्रेट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पैसे पर वहाँ पे थे, तो इनको वहाँ से हटाएंगे अब। तो अब ये बात उनको भी पता थी वीके पांड्यान को, और ये बात नवीन पटनायक जी को भी पता थी। नवीन पटनायक जी उन पर बहुत ट्रस्ट करते थे, उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम छोड़ दो, और इन्होंने वीआरएस ले लिया। और वीआरएस लेकर के फाइनली ये फॉर्मली इस वाले चुनाव में पहली बार ये मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में उतर गए थे। तो इससे भी लोग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे। अब इन दोनों नाराज़गी के कारण के बाद अगर आप देखोगे, चौथा कारण जो है वो ये था कि एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, एक इनिशिएटिव आया 5T इनिशिएटिव। अब ये 5T इनिशिएटिव क्या था उड़ीसा के अंदर में? इस 5T इनिशिएटिव को आप एक तरीके से ले लो कि जैसे इस 5T इनिशिएटिव के तहत, इसका फुल फॉर्म अगर बताऊँ तो टीम वर्क, ट्रांसपेरेंसी, टेक्नोलॉजी, टाइम एंड ट्रांसफॉर्मेशन। नवीन पटनायक जी की बहुत अच्छी स्कीम थी ये, और एक तरीके से इसके तहत एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया 5T। जैसे आप नीति आयोग सेंट्रल गवर्नमेंट का देखते हो, वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट का आप नीति आयोग मान लो इस 5T को। अब इस 5T का चेयरमैन जो है वो वीके पांड्यान को बनाया नवीन पटनायक जी ने। अब इसके तहत उन्होंने क्या किया कि गवर्नेंस लेवल पर ऑलमोस्ट हर मिनिस्ट्री में
सेंधमारी कर दी वीके पांड्यान जी ने गवर्नेंस लेवल पर। तो इससे जो नेता थे वो बहुत दुखी हो गए, बहुत गुस्सा हुए, जो अपनी अपनी मिनिस्ट्री चला रहे थे, क्योंकि ये गवर्नेंस लेवल पर हर जगह घुस जाते थे। तो उससे बहुत नाराज़ थे, पहले से नाराज़ थे ही, वो नाराज़गी थी। और इस चीज़ को पूरी तरीके से बीजेपी ने समझ करके इस बार बुनाया। जो हर बार वो चुनाव लड़ते थे उड़िया अस्मिता वर्सेस हिंदू आइडियोलॉजी, उसको ख़त्म किया और इस बार खुद उड़िया अस्मिता को पिच करने लगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कि बड़े नेता हैं, संबित पात्रा जो कि पूरी की सीट से आते हैं, इन सब लोगों ने ज़बरदस्त मेहनत करी, खूब वहाँ पर जनसभाएं की। धर्मेंद्र प्रधान जो अभी एजुकेशन मिनिस्टर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म में है, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, वो धर्मेंद्र प्रधान उड़ीसा से ही आते हैं। तो इन लोगों ने काफ़ी मेहनत करी और तब जा करके बीजेपी ने फाइनली जो ये किला कहा जाता था बीजू जनता दल का, उसको भेद दिया और नवीन पटनायक जी वहाँ पर अपनी ही एक वेस्टर्न की सीट से चुनाव लड़े, अपना ही चुनाव हार गए, दूसरी सीट से खैर जीत गए, अभी एमएलए हैं और इनकी सरकार वहाँ पर गिर गई। फाइनली जो मांझी जी सीएम बने और बीजेपी की सरकार उड़ीसा में पहली बार बन पाई है। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल काफ़ी डिटेल में हमने कवर किया, समझ में आ गया होगा कि कैसे वीके पांड्यान की अनपॉपुलैरिटी की वजह से बीजू जनता दल को डायरेक्टली हार्म हुआ, ईस्टर्न उड़ीसा वेस्टर्न उड़ीसा का ये डिवाइड किया था, ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी ने जो ऑफर था यूपीएससी सीएससी की 15 मंथ्स के कोर्स सब्सक्रिप्शन का, उसको वापस से ऑन पॉपुलर स्टूडेंट डिमांड लेकर के आए हैं हम आपको यूपीएससी सीएससी का जो कोर्स फीस है और जो 15 मंथ की, उसको सिर्फ हमने फिर से 24,999 कर दिया है। मतलब इस फीस में आपको जीएस सीसैट टेस्ट सीरीज सब कुछ हम कवर कराएंगे। एक बात ध्यान रखिएगा कि ये जो प्राइस है, डिस्काउंटेड प्राइस, ये लिमिटेड टाइम के लिए 17 जुलाई तक ये ऑफर खत्म हो जाएगा। इसको आप जल्दी से अवेल कर लो। डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दिया है, इस लिंक पर क्लिक करना, जहां पर यूज कोड का ऑप्शन आएगा, वहां पर आप APYT10 यूज करना, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा उड़ीसा का, और आप मुझे कमेंट करके अपने व्यूज इस पर जरूर देना कि और क्या क्या पॉइंट्स हो सकते थे इसमें, जो कि क्योंकि टाइम की वजह से बहुत सारे पॉइंट्स थे, वैसे तो सारी चीज़ें कवर नहीं कर सकते थे, बट ये वीडियो आपको कैसे लगी इसको जरूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।